Good morning, everyone. My name is Sumit Rawat of second year MBBS student of GMCR रतलाम। तो दोस्तों, जैसे कि अपना लास्ट वीडियो जो अपना थोड़ा बेसिक टॉपिक था हिमोलाइटिक एनीमिया, उस पर खत्म करा था। आज जो अपना एक नया पार्ट ऑफ सिस्टम पैथोलॉजी जो कि अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जो भी अपना लंग से रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ हैं वो अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी इससे पहले अपन कार्डिक पैथोलॉजी अपन पूरी कवर कर चुके हैं। अपन उनसे 6 to 7 वीडियोस अपन ने बनाए, तो आप वहाँ जाकर पूरी मेरी जो हार्ट की पैथोलॉजी है वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। आज अपन जो नया सिस्टम पैथोलॉजी दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिस पर अपन 3 से 4 डिसीज जो कि मोस्ट कॉमन रहती हैं, जिसमें अपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है निमोनिया, तो वो अपन इसमें कवर करेंगे। आज का जो वीडियो रहने वाला है दैट इज़ ऑफ एक ओवरव्यू रहेगा, एक इंट्रो पार्ट रहेगा, लेकिन इसमें फिर भी अपन 1-2 डिसीज मेनली कवर करेंगे जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको जनरली पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करते हैं। बाकी बातें अपन लास्ट में करेंगे। तो जैसे आपको मैंने बताया, रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर लंग्स से रिलेटेड जितनी भी कोई भी डिसीज़ है रिलेटेड टू लंग्स, उसके लिए आपको थोड़ा एक रेस्पिरेटरी पाथवे पता होना चाहिए पहले, जो कॉमन चीज़ है जिसमें अपन जनरली मैं बात करूँ तो आपका एक कंडक्टिंग जोन होता है और एक रेस्पिरेटरी जोन होता है, दैट इज़ ऑफ एसिनस भी बोलते हैं उसे। अब कंडक्टिंग जोन में आपका ट्रैकिया, प्रिंसिपल ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक आती हैं अपनी, मान के चलिए ट्रैकिया जलता है यहाँ पर, अपने ये प्राइमरी ब्रोंको आ जाएंगी, फिर इसमें जाती है, फिर लास्ट में एल्वियोलाई बनता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपने पूरा रेस्पिरेटरी पाते पहले ही पढ़ा होगा, फिजियो में आप पढ़ते हैं, बाकी आप नीट की तैयारी करते हैं तब भी आप पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। मेन जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ऑफ एसिनस, जो कि अपना रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक, मतलब जो एल्वियोलाई वाला पार्ट है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आर सच काइंड ऑफ लंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब एसिनस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। ठीक है, जिसमें मैंने क्या क्या बोला, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक, तीनों चीज़ आएंगी। ठीक है, अब एज वी नो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज लाइंड बाय सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, दैट इज द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। लेकिन अगर एसिनस की मैं बात करूं, जो कि नीमोसाइट, जिसमें अपने 2 नीमोसाइट अपन जनरली फाउंड होते हैं, दैट इज ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2, जिसमें टाइप 1 वाला मोस्ट मतलब ज़्यादा उसमें रहता है, 95% अपना कवर करता है। बाकी ग्रेनुलर जो टाइप 2 रहता है दैट इज 5%, जो कि क्या सीक्रेट करेगा, लंग सर्फेक्टेंट रिलीज करता है आपका, जिसका मैंने आपको काम पता होगा, सरफेस टेंशन को क्या करता है, वो डिक्रीज करता है एल्वियोलाई में। ठीक है, उससे पहले अपन देख लेते हैं पल्मोनरी लोब्यूल, मतलब पल्मोनरी लोब्यूल इन द सेंस जो अपना एल्वियोलाई या फिर लंग्स है, उसमें अपने लोब्यूल्स रहते हैं, एक लोब्यूल रहेगा, एक लोबार रहेगा, जो भी है। ठीक है, तो मान के चलिए अब इसमें क्या क्या आता है पल्मोनरी लोब्यूल में, जो टर्म है इसमें, तो 3 to 5 टर्मिनल ब्रोंक्यूल से जो भी स्ट्रक्चर अराइजेज होंगे, मतलब इससे टर्मिनल ब्रोंक्यूल से, उसको अपन लोब्यूल बोलेंगे। अब उस लोब्यूल में क्या क्या आता है देखिए, मान के चलिए एक पूरा एक लोब्यूल है, ठीक है, जिसमें आपका एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल आ रहा है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से जो आपको रेड रेड दिख रहा है दैट इज अ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, दिस वन है, जूरा जूम कर देता हूँ मैं। बाकी दैट इज ब्लू इज कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट। तो क्या क्या चीज़ आ गई, मैंने क्या क्या बोला, बाकी जो एल्वियोलाई हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। तो पल्मोनरी लोब्यूल इज अ कंसिस्ट ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई एंड द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ठीक है, इन सभी को मिलाकर अपन बोलते हैं पल्मोनरी लोब्यूल। अब इसमें कुछ भी डिसऑर्डर अगर इससे रिलेटेड होता है तो उसके अकॉर्डिंग अपन डिजीज कैरी आउट करते हैं। ठीक है, नोट क्या है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल कंटेंस क्लेरा सेल्स विद सीक्रेट प्रोटीन्स। ऑब्वियसली बात है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल पर एक सेल्स रहता है जो कि क्या काम रहता है उसका, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, वही टर्मिनल ब्रोंक्यूल कंटेन मैक्सिमम स्मूथ मसल सेल्स रिलेटिव टू वॉल थिकनेस। कहने का क्या मतलब है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो भी रहेंगे उनकी क्या थिकनेस, थोड़ा उसकी जो वॉल रहती है वो थिक ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसके पास स्मूथ मसल सेल्स का कंसंट्रेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब कोलेट्रल एयरवे इट इज़ वन ऑफ द टॉपिक जस्ट फॉर व्यू। इसमें क्या आपके इंटर एल्वियोलर, इंटर ब्रोंक्यूल, ब्रोंकियो एल्वियोलर, कहने का क्या मतलब है, आपका ये ट्रैक्ट है, ये आपका ब्रोंक्यूल है, मान के चलिए दोनों। इसमें आपको जनरली पहले क्या है, ये वाला पार्ट ब्रोंक्यूल हो गया और ये वाला पार्ट एल्वियोलाई हो गया, और दैट इज ये बीच में जो दिस इज कॉल्ड इंटर ब्रोंक्यूल। तो मतलब क्या था, तो ये जो अपना ब्रोंक्यूल है, अगर इसके बीच में कुछ एक्सचेंज है दैट इज इंटर ब्रोंक्यूलर कहेंगे जिसको, मतलब ब्रोंक्यूल और ब्रोंक्यूल के बीच में। वहीं अगर ब्रोंकियो एल्वियोलर, एक ब्रोंक्यूल का पार्ट है दूसरा एल्वियोलाई का पार्ट है, दैट इज ब्रोंकियो एल्वियोलर, एल्वियोलर और ब्रोंक्यूल के बीच में जो मार्जिन है, लास्ट वाला एल्वियोलाई, जो कि एल्वियोलाई और एल्वियोलाई के बीच में। तो इसमें एक कोलेट्रल एयरवेज का कहने का मतलब इसमें जो पासेज रहता है,
तो भाई इंटरलोबुलर को आप पोर्स ऑफ कौन कहते हैं? चैनल्स ऑफ मार्टिन इंटरब्रोंकियल को और चैनल्स ऑफ लैम्बर्ट ब्रोंकियोएल्वुलर को। अगर आपसे पूछा जाएगा तो जनरली एमसीक्यू से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट, आप इसको मार्क कर लीजिए। अगला आता है एल्वुलर सेप्टा। अब नाम सेप्टा से लग ही रहा है कोई पार्टीशन है, ठीक है। एल्वुलर वॉल्स और एल्वुलर सेप्टा आर द साइट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द एयर। ऑब्वियसली बात है, ब्लड आ रहा है यहाँ से, अपने जो भी O2 और जो CO2 है उनका एक्सचेंज हो रहा है अपना किससे? ब्लड के साथ, ठीक है। तो देखिए पूरा आपको सेप्टा में अच्छे से एक बार समझा देता हूँ। कहने का क्या मतलब है, दिस इज एल्वुलर स्पेस, जिसके बाहर का पूरा जो सरफेस दिख रहा है दैट इज ऑफ क्या अपना? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के जैसे आप अंदर चलेंगे आपको क्या मिलेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन है किसकी जी? इंटरस्टिशियल सेल्स की। बेसमेंट मेम्ब्रेन के आप अंदर चलते हैं दैट इज ऑफ टाइप 1 मेम्ब्रेनस न्यूमोसाइट, जो कि मैंने आपको बताया एल्वुलाई में। टाइप 2 ग्रेनुलर न्यूमोसाइट्स, ठीक है। उसके बीच में आपको कैपिलरी ल्यूमर और एंडोथेलियम की लाइनिंग आपको जनरली मिलती है। तो एक तरह से दिस इज एल्वुलर सेप्टा जो कि एल्वुलाई के अंदर होता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ इससे रिलेटेड डिसीज होगी। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज स्ट्रक्चर इन विच द डिसऑर्डर और डिसीज कॉजिंग, इसके बेस पर अपन डिफाइन करेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना ब्रोंको पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली, बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है, जो है अंदर से है, ठीक है। तो कहने का कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन है किसका? लंग का। सिक्वेस्ट्रेशन इज द प्रेजेंस ऑफ लोब्स और सेगमेंट ऑफ लंग टिश्यू विच आर नॉट कनेक्टेड टू द एयरवे सिस्टम, मतलब नॉन फंक्शनल लंग टिश्यू, जो अपना एयर पासेज है उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। ब्लड सप्लाई ऑफ द सिक्वेस्ट्रेटेड एरिया इज नॉट फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरीज बट फ्रॉम द एओर्टा ब्रांचेस। ये भी आप एक तरह से MCQ पर्पज से याद रख सकते हैं। जो इस एरिया में जो ब्लड सप्लाई होगी दैट इज नॉट फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी, किससे रहेगी? जनरली जो मेन एओर्टा है, अपनी बड़ी वाली ब्लड वेसल है, बड़े लार्जेस्ट आर्टरी दैट इज एओर्टा से, उसकी कुछ ब्रांचेस। हाँ, इसके क्वेश्चन शॉर्ट आ जाता है कि आपको टाइप्स के बेस पर, तो इंट्रालोबुलर सिक्वेस्ट्रेशन और एक्स्ट्रा लोबर सिक्वेस्ट्रेशन। नाम में लग रहा है कि जी क्या इंट्रालोबर मतलब अंदर का है और एक्स्ट्रा मतलब ये बाहर वाला पोर्शन है, ठीक है। तो आप देखेंगे 2 लंग्स है, लेफ्ट लंग और राइट लंग, तो इसके बीच में इंट्रालोबर जो कि अंदर है लंग्स के, जो बाहर है एक्स्ट्रा लोबर, ठीक है। इसकी प्लूरल मेम्ब्रेन है। तो दोस्तों ये तो रहा कुछ क्या आपको क्या पास है क्या नहीं है, क्या एल्वुलर सेप्टा होता है, क्या कोलेटरल एयरवेज आपने जनरली देखा, रेस्पिरेटरी पाथ देगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज पल्मोनरी लोब्यूल, क्योंकि आप अभी अगर निमोनिया पढ़ोगे उसमें लोबर लोब्यूल अलग अलग दिया रहता है, तो आप उसके बेस पर निमोनिया अपन क्लासीफाई करते हैं। आज की जो मेन अपनी फर्स्ट डिसीज है दैट इज ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS, जिसको अपन हाइलाइन मेम्ब्रेन डिसीज भी बोलते हैं, जो कि जनरली अपन बच्चों में देखते हैं, ठीक है। HM हाइलाइन मेम्ब्रेन डिसीज, उसका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अगर आप हिस्टोलॉजिकली देखेंगे तो इट इज़ अ सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी। कहने का मतलब क्या है कि लाइफ थ्रेटनिंग तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बढ़ती जाएगी तो किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब जनरली होता क्या है, जिस अब कॉज किससे होती है जनरली, तो आप मान के चलिए कोई आपको सेप्सिस हुआ है या फिर कोई सीवियर ट्रॉमा हुआ है, तो आपको उन कंडीशन में ये जनरली, या फिर कोई आपको पल्मोनरी इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें आपको क्या जनरली आपको देखने को मिल सकती है दैट इज़ कॉल्ड ARDS, ठीक है। अब 2 तरह का होता है जनरली अपन देखते हैं, तो नियोनेटल अडल्ट बोथ आर कैरेक्टराइज बाय फॉर्मेशन ऑफ हाइलाइन मेम्ब्रेन इन एल्वुलाई, जैसे कि आपको बताया मैंने, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हाइलाइन मेम्ब्रेन क्या अपना डिसीज, इसकी वजह से इसको HMD भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो मैंने आपको ARDS बताया उसके कुछ एक क्लासिफिकेशन दिया है, बुक में दिया था तो मैंने इसे लिया है। कंडीशन एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो मान के चलिए कोई इन्फेक्शन की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया सेप्सिस है, डिफ्यूज पल्मोनरी इन्फेक्शन है, गैस्ट्रिक एस्पायरेशन है, या कोई फिजिकल इंजरी होगी जैसे ट्रॉमा है इंक्लूडिंग हेड इंजरीज, या फिर कोई इनहेल्ड इरिटेंट है जैसे कि ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, या फिर कोई केमिकल इंजरी, तो सच काइंड ऑफ कॉजेज आपके बहुत से हो सकते हैं फॉर द ARDS। अब देखो जो स्टार लगा है इसमें आपका सेप्सिस, पल्मोनरी इन्फेक्शन एंड द गैस्ट्रिक एस्पायरेशन और जो अपना हेड इंजरी, मेन जो है आपकी जो मेन 50% ऑफ इन्फेक्शन है वो इन सभी से होते हैं, कॉज रहते हैं, मतलब मेनली जो इनका रहता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जैसे कि मैंने आपको 2 टाइप बताए, अब दोनों टाइप को अपन डिस्कस कर लेते हैं अलग अलग बेस पर, जैसे नियोनेटल ARDS बताया मैंने पहले, उसके बाद अडल्ट वाला देख लेंगे। तो नियोनेटल में अपना क्या पैथोजेनेसिस, अगर मैं आपकी बात करूँ इसकी पैथोजेनेसिस की, तो क्या है द प्री मैच्योरिटी इन नियोनेटल हाइपोक्सिया, मतलब O2 जिसमें कम है, डेफिशिएंसी ऑफ पल्मोनरी सर्फिकेंट नॉर्मली सिंथेसाइज बाय टाइप 2 एल्वुलर सेल्स। कहने का मतलब बर्थ 8 महीने से पहले अगर उसको
उसकी डिलीवरी हुई है कुछ ही प्री मैच्योरिटी है, तो उसकी डेफिशिएंसी ऊपर में सर्फेक्टेंट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अपना सर्फेस टेंशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अपना क्या है, सर्फिकेसेंट है नहीं इसमें। तो एटलेक्सिस मतलब कोलैप्स कर जाएंगे उसकी लंग्स, जिसकी हाइपोवेंटिलेशन मतलब वो सही से सांस नहीं ले पाएगा। तो एक्सक्रीशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाइलिन मेम्ब्रेन ऑन द एल्वेलर सरफेस, जिसकी वजह से क्या होगी, HMD डिसीज अपने जनरली देखी जाएगी। ठीक है, हाइलिन मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ प्रोटीन, ऑब्वियसली बात है। अब इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स चाहिए, तो डिस्निया है विथ फ्यू आर और बर्थ पैदा होती है, इसको क्या लगेगा, थोड़ा उसको डिफिकल्ट टू लेबर ब्रीथिंग, जो अपने शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बोलते हैं, वो अपने इसमें जनरली क्या हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ उसको ब्रीथ होने लगी। टैकिपनिया जो कि रैपिड ब्रीथिंग है, हाइपोक्सिया और साइनोसिस वेव्स के कुछ सिम्टम्स क्लिनिकल फीचर अपन को देखने को मिलेंगे। अडल्ट ARDS की मैं बात करूँ, जिसको ऑल्सो नोन एज शॉक लंग, स्टिफ लंग, डिफ्यूज एल्वुलर डैमेज, एक्यूट लंग इंजरी भी बोलते हैं। कॉज क्या एटियोलॉजी इसकी, तो सेप्सिस द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ARDS, जैसे आपको मैंने बताया मोस्ट 50% में भी ये आता है, तो जनरली कॉज करता है। अब सेप्सिस का क्या, बॉडी इज एक्सट्रीम रिस्पॉन्स टू एनी इन्फेक्शन, सेप्टिक या सेप्टिसेमी अपन बोलते हैं, ब्लड में रहता है, या फिर कोई सेप्टिक मतलब कुल मिलाकर बात करना, कुछ भी बॉडी का अपना रिस्पॉन्स किसी एनी इन्फेक्शन के थ्रू अगेंस्ट। ठीक है, इसकी पैथोजेनेसिस में आपको बताऊं तो दैट इज एटियोलॉजिकल एजेंट, मान के चलिए कोई सेप्सिस कर रहा है, इन्फेक्शन आया, एक्टिवेटेड पल्मोनरी मैक्रोफेजेस उसने एक्टिवेट करा, उसने क्या करा, कुछ साइटोकाइंस रिलीज करे, सच एज इंटरल्यूकिन 8, इंटरल्यूकिन 14 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल इन एल्वुलाई क्या हो गए, बढ़ गए, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल्स, जिसकी वजह से क्या, न्यूट्रोफिल रिलीज प्रोडक्ट विच कॉज एक्टिव टिश्यू इंजरी सच एज प्रोटीज, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर और ल्यूकोट्राइंस। इसने क्या करा, वेस्कुलर परमिटिविटी को बढ़ा दिया, और उसने क्या कर दिया, हाइलिन मेम्ब्रेन का क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया। तो कुल मिला के क्या, हाइलिन फॉर्मेशन जब भी हुआ तो उसने क्या, HMD या फिर अपनी ARDS कॉज हुआ। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल फीचर जैसे कि सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एकदम से उसको क्या होगा, पूरा उससे मतलब सही से उसको डेफिशिएंसी होगी ऑक्सीजन की, टैकीपीनिया, रैपिड ब्रीथिंग, टैकीकार्डिया हो गया, उसका हार्ट रेट बढ़ गई, उसकी साइनोसिस एंड सीवियर हाइपोक्सिया में मान के चलिए ब्लड में एक एक्सट्रीम लेवल पे ऑक्सीजन कम हो रहा है, तब इसकी वजह से डिस्ट्रेस आएगा ऑक्सीजन वाला। ठीक है, अब जैसे अब मान के एस्ट्रोलॉजिकल जैसे कि आपको बताया, दिस इज द हाइलिन मेम्ब्रेन, जो आपको एरो दिख रहा है ना, ए वाला, ये आपको दिस इज हाइलिन मेम्ब्रेन, इसकी जिसकी बेसिस पर अपन ARDS को पूरा एक डिफरेंस बता पा रहे हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो हाइलिन मेम्ब्रेन, तो वाइल अदर आर डिस्टेंट मेनली लाइन बाय हाइलिन मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें क्या एटिलेक्टिस एक तरह से जो कोलैप्सिस अपन जनरली जो मिलता है। अब देखिए इसमें जो इसमें क्या लिखा है, ग्रॉस अगर मान के चलिए नियोनेटल या दोनों के लिए कॉमन रहेगी, नियोनेटल और एडल्ट दोनों में क्या रहेगी, ग्रॉस अगर मॉर्फोलॉजिकली देखें तो अपन सेम रहेगा, इसे नॉर्मल साइज रहेगा, कंजेस्टेड रहेगा, हैवी लंग रहेगा, एयरलेस और सो सिंक इन वाटर, मतलब हवा रहेगी नहीं तो बिल्कुल क्या रहेगा, मतलब हैवी भी रहेगा तो क्या होगा, डूब जाएगा पानी में, सिंक कर जाएगा। माइक्रोस्कोपी आपको मैं बताऊं तो जैसे मैंने आपको बताया, मैन इसमें हाइलिन मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, बाकी कोलैप्स एल्वुलाई भी आप बता सकते हैं, ऐसे कुछ बता सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ कोलैप्स एल्वुलाई, एटिलेक्टिस इसको बोल रहे हैं, हाइलिन मेम्ब्रेन लाइनिंग द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इन द इंटरस्टिशियल एडिमा एंड कंजेशन ऑफ कैपिलरीज। तो आपके दो चीज़ें तो आपको इसमें माइक्रोस्कोपिकली याद रखनी है। ARDS हो गया अपना, नेक्स्ट आता है अपना एटिलेक्टेसिस, और जिसको अपन बोलते हैं यानी दूसरा कोलैप्स, सिंपल्स कोलैप्स ऑफ लंग्स, या फिर लंग्स के अंदर सेंस में बोलूँ एल्वुलाई। ठीक है, तो एटिलेक्टेसिस और प्राइमरी एटिलेक्टेसिस और कोलैप्स और सेकेंडरी एटिलेक्टेसिस मतलब इनकम्प्लीट एक्सपेंशन ऑफ लंग और पार्ट ऑफ लंग अकर इन न्यूबॉर्न, जनरली बच्चों में रहता है। ठीक है, रिडक्शन इन लंग साइज अकर एट एन एज। तो कोलैप्स तो कभी हो सकता है, लेकिन एटिलेक्टेसिस पर्टिकुलर प्राइमरी एटिलेक्टेसिस की मैं बात करूँ तो दैट इज इन न्यूबॉर्न, जो अपने बच्चे उनमें। ठीक है, बाकी कोलैप्स और किसी भी एक सर्टेन एज में हो सकता है। टाइप्स देंगे तो इसके कंप्रेहेंसिव कोलैप्स, ऑब्स्ट्रक्टिव, एब्जॉर्प्टिव जिसको रिजॉर्प्टिव भी बोलते हैं कोलैप्स, और कॉन्ट्रैक्शन कोलैप्स, यानी कि अपन 3 टाइप्स की इसको, जैसे इस पर क्वेश्चन आपका दोस्तों आता है, शॉर्ट आंसर में आपको एटिलेक्टेसिस के बारे में पूछ ले, उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताऊँ कंप्रेसिव कोलैप्स, प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड कॉजेज कंप्रेसिव कोलैप्स, मतलब बाहर से प्रेशर लग रहा है लंग के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, कोलैप्स होगा। जैसे कि आप प्लूरल फ्यूजन में देखते हैं, हीमोथोरैक्स मतलब ब्लड एंटर इनटू, या फिर न्यूमोथोरैक्स का भी केस है, जब एयर कोई उसके प्लूरल स्पेस में आपकी क्या एयर भरे जाए तब। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कोलैप्स की मैं बात करूँ तो दैट इज अकर ड्यू टू द लोकलाइज फाइब्रोसिस इन लंग फॉलोड बाय कोलैप्स, मतलब इसमें एक तरह से क्या होता है, एक पर्टिकुलर फाइब्रोसिस बन जाती है। देखिए जो अंदर से पुलिंग हो रही है, अंदर से जो पुलिंग हो रही है, अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक तरह से फाइब्रोटिक नेक्रोसिस अपन को देखने को मिलेगी, अब लंग में फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से पुलिंग फ्रॉम इनसाइड इटसेल्फ ड्यू टू द फाइब्रोसिस।
ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें बाहर से अंदर की तरफ था, इसमें अंदर से खुद ही को अपना क्या कर रहा है, पुलिंग कर रहा है। ऑब्स्ट्रक्टिव कोलैप्स की मैं बात करूँ तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकस और मैनी ब्रोंकियल कॉजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द अफेक्टेड एल्वेलाई फॉलोड बाय कोलैप्स। कहने का मतलब क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो क्यों रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है, O2 का क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्प्शन कर लेंगे पूरा, जिसकी वजह से जो अफेक्टेड एल्वेलाई है उसमें क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, ये देखिए, जैसे कि रिजॉर्प्शन की मैं बात करूँ तो रिजॉर्प्शन में तो आपको ऑब्स्ट्रक्शन जनरली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकियल, अब क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन आएगा नहीं, तो इसमें क्या होगा, जो एल्वेलाई है वो क्या करेंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। जैसे म्यूकस सीक्रेशन ब्रोंकियल अस्थमा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अपन जनरली पढ़ते हैं। तो दीज आर द कंडीशन और पार्ट्स ऑफ और टाइप्स ऑफ एटेलेक्टेसिस, कंप्रेसिव, कॉन्ट्रैक्शन और ऑब्स्ट्रक्टिव। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें MCQ भी आता है, इस पर पूछते भी हैं कि एक्सेप्ट फॉर कॉन्ट्रैक्शन टाइप पे एटलेक्टिस रिवर्सिबल डिसऑर्डर, मतलब रिवर्सिबल है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के लिए आप इसको इरिवर्सिबल बोल सकते हैं। ठीक है। कहने का मतलब क्या, कोलैप्स लंग पेरेन्काइमा कैन बी री एक्सपेंडेड, इसका ही मतलब है। ठीक है, रिवर्सिबल डिसऑर्डर का। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने एक बुक का भी डायग्राम दिया था, इसमें देखिए रिजॉर्प्शन टुवर्ड्स द लंग्स की तरफ ही हो गया है। ठीक है। बाकी इसमें कंप्रेसिव देखिए अंदर की तरफ हो गया, एक तरफ अब अवे फ्रॉम द अफेक्टेड लंग से देखिए दूर जा रहा है भाई। यहाँ पे देखिए फाइब्रोसिस आपको जनरली देखने को मिलेगी। ये देखिए आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे दी ज़्यादा फाइबर्स। ठीक है। तो इसको अपन कॉन्ट्रैक्शन दी ज़्यादा सच काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ क्या है अपने एटिलैक्टेसिस। ठीक है दोस्तों, ये तो आपने जो जनरली इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ARDS, चाहे न्यूनाटल हो एडल्ट हो, और दूसरा अपना एटिलैक्टिस, जो इसका क्वेश्चन अपने जनरली शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है। हालांकि लॉन्ग आंसर तो नहीं बनता इससे, लेकिन शॉर्ट आंसर आपको जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो कि एक छोटा टॉपिक आता है वेरी शॉर्ट के लिए, पल्मोनरी एडिमा, जनरली आपको पता भी होगा। पल्मोनरी एडिमा सिंपल आपको मैं डेफिनेशन बताऊँ, दैट इज लीकेज ऑफ एक्सेसिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड विच एक्यूमुलेट इन द एल्वेलर स्पेस। कहने का मतलब है एल्वेलर स्पेस में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, खत्म बात, उसको बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। ठीक है। हीमोडायनिक पल्मोनरी एडिमा क्या रहता है, हीमोडायनिक मतलब नाम से लग रहा है ब्लड का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। ठीक है। तो ड्यू टू द इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बढ़ने से एज अकर मोस्टली कॉमन लेफ्ट साइडेड, जो अपना लेफ्ट हार्ट फेलियर बोलते हैं ना जिसको, लेफ्ट कंजेस्टेड हार्ट फेलियर, उसमें आपका जनरली क्या दिखता है, हीमोडायनिक पल्मोनरी एडिमा। ठीक है। फ्लूइड एक्यूमुलेट इनिशियली इन द बेसर रीजन ऑफ द लोअर लोब्स ऑफ लंग्स बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन इट्स साइड्स। कहने का मतलब है जिसके लोअर लोब में, लंग्स के जो लोअर लोब है उसमें क्या रहता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या अपना जो भी एक्यूमुलेशन होने लगता है, जो बाहर से आने लगते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, वो ईडिमा फॉर्मेशन हो जाता है। हिस्टोलॉजिकली मैं बात करूँ तो एल्वेलर कैपिलरीज क्या बताइए, इंगोज मतलब आपको इंगेज दिखेंगी। ठीक है। तो इंट्रा एल्वेलर ट्रांसड्यूट अपीयर एज ए पिंक कलर मटेरियल दिखेगा आपको, इसमें पिंक अपीयरेंस आएगा आपका जो भी एल्वेलाई में आपको वहाँ पर जहाँ पर उसका एंगेजमेंट एंगेज्ड हुआ है। ठीक है। Hemocidrin laden macrophages, type of macrophages or called heart failure cells also may be present in the किसमें, पल्मोनरी एडिमा में। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पल्मोनरी एडिमा, तो उसके लिए देखिए होने को बहुत होते हैं, लेकिन मैंने आपको जनरली सारे याद करनी है, तो आप जनरली हीमोडायनिक एडिमा जो अपना है या फिर डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर उसके बेस पर भी है। तो हीमोडायनिक एडिमा जो कि इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से देखिए लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर जो कि मोस्ट कॉमन है, वॉल्यूम ओवरलोड या पल्मोनरी वेन ऑब्स्ट्रक्शन, तो मोस्ट कॉमन आप याद रखिए लेफ्ट साइडेड। भाई ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने की वजह से आप देखिए हाइपोएल्बिनिमिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लिवर डिसीज या फिर प्रोटीन लूजिंग एंडोपैथी, तो आप ये याद रख सकते हैं। ऐसे लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन का भी आता है और डायरेक्ट इंजरी का भी आता है। ठीक है। तो आप कुछ ना कुछ याद रखिए, दो तो आप जनरली याद रखिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तरह अपना जनरली जो मैं आपको बताऊँ दैट इज ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी, जिसमें अपन जनरली ARDS और एटिलैक्टिस और जो थोड़ा बहुत अपने पल्मोनरी एडिमा देखा, बाकी पल्मोनरी ओविल देखा मैंने, स्ट्रक्चर बताया आपको, क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, क्या नहीं है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा दैट इज ऑफ ऑन द टॉपिक निमोनिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका लॉन्ग आंसर ही बनाएगा, शॉर्ट आंसर ही बनाएगा, वेरी शॉर्ट, हर एक तरह से वो इंपॉर्टेंट है। तो उस पर अपन एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो पूरे निमोनिया कवर करेंगे उसमें। ठीक है। तो चलिए इस पर हम सिक्योर कर लेते हैं दोस्तों। पहला MCQ कह रहा था सिग्निफिकेंट एटलेक्टिस इज रिड्यूस ऑक्सीजनेशन एंड प्रीडिस्पोज टू इन्फेक्शन। ठीक है। ऑक्सीजन एटलेक्टिस में हो गया जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ, तो एटलेक्टिस इज रिवर्सिबल डिसऑर्डर एक्सेप्ट। तो आपको मैंने भी बताया कि रिवर्सिबल सब में है था, किस में नहीं था, कॉन्ट्रैक्शन में रिवर्सिबल नहीं था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन एटलेक्टिस है। डिफ्यूज एल्वेलर डैमेज DAD जिसको अपन बोलते हैं इज द हिस्टोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल एक्सेप्ट।
कहने का क्या मतलब है, जो अपना DAD रहता है डिफिडेम, वो अपना सिंपली ARDS में देखने को मिलता है, क्रोनिक का केस नहीं है, दैट इज़ ऑफ ओनली एक्यूट का केस है वो। ठीक है, तो इसमें ये देखो COPD इसका आंसर अलग, बाकी दोनों ARDS और एक्यूट लंग इंजरी आपको देखने को मिलता है। एक्यूट इंटरस्टिशियल निमोनिया इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब ऑल एक्सेप्ट, मतलब कौन सा AIPS से रिलेटेड नहीं है। तो इट इज़ रिफर्ड एज इडियोपैथिक एक्यूट लंग इंजरी और अपना क्या डिफ्यूज एल्वेओलर डैमेज। अकर एट एन मीन एज ऑफ 49, तो बिल्कुल दोनों ठीक है। नो सेक्स प्रेडिलेक्शन, ये भी ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट विथ इलनेस मोर देन 3 वीक्स, ना लेस देन 3 वीक्स से अगर कम इलनेस है तब इसको अपन क्या बोलेंगे, AIP में अपन कंसिडर करेंगे। तो लास्ट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये तो रहा MCQ वाला पार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अपन ने आज अपना रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी स्टार्ट करा, जिस पर अपन एक ओवरव्यू वीडियो बना चुके हैं। नेक्स्ट अपना जो रहा है दैट इज़ ऑफ निमोनिया, जो कि मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तब तक आप इसका एक ओवरव्यू पढ़िए। बाकी हाँ दोस्तों, एक बार बुक जरूर पढ़िए। बुक में बहुत अच्छा दिया रहता है कि बुक में इमेज के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो आपके और कंसेप्ट क्लियर होते हैं। बाकी हाँ, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा कवर करा देता हूँ। इमेजेस भी डालता हूँ मैं, हाँ, लेकिन ये कि आप वहाँ पढ़ेंगे तो थोड़ा कोरिलेट अच्छे से और कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।